जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा 2026 में आने वाले प्रश्न जो होंगे उन्हीं प्रश्नों पर सिर्फ जिक्र किया जाएगा और एक ही वीडियो में एक चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में एक चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। अब इसमें अगर एक ही प्रश्न याद करने वाले होंगे तो एक ही प्रश्न आने वाले, तो एक ही प्रश्न बताया जाएगा। अगर 5 प्रश्न अगर ऐसे लगेंगे कि 5 प्रश्न आने वाला है तो उसी को बताया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। इस छोटा वीडियो बनाएं जिससे कि आपका सही ढंग से मदद हो सके। तो ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखने की बात अगर हम करें तो इसमें सबसे पहले देखा जाए रासायनिक परिवर्तन आपको जानना जरूरी है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन आपको जानना जरूरी है। रासायनिक परिवर्तन इसलिए जानना जरूरी है और इसके साथ साथ आता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन एक आता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में देखा जाए तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब, अगर हम देखें किसी भी पदार्थ की प्रकृति और पहचान दोनों बदल जाए, प्रकृति और पहचान दोनों बदल जाए, ठीक है, प्रकृति और पहचान दोनों बदल जाए तो वह रासायनिक अपक्रिया होता है। अगर जिनमें जिसकी अवस्था सी बदले, अगर किसी भी पदार्थ से अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, उसकी सिर्फ क्या है अवस्था, भौतिक अवस्था अगर बदल जाती है, अवस्था सिर्फ बदलेगी तो वह क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में अगर देखें, गर्मियों में दूध का खट्टा होना, लोहे के कीलों पर जंग लगना, भोजन का पकना और हमारे शरीर में भोजन का पाचन और हमारा सांस लेना, तो ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको हम समझा दिए, एक नंबर आप समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा प्रश्न है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखें तो इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पेपर में आ सकता है, इसमें कोई पेपर में नहीं आने वाला है, तो इस पे ज़्यादा हम लोग को फोकस नहीं करना है। जिस पे ज़्यादा फोकस करना है उसी चीज़ को हम बताएंगे, सिर्फ उतना आप रट के जाइएगा, पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर बनेगा। ये हल्का सा है, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा है कि जो आपका पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें हम इससे पहले इसमें आप ध्यान रखिए, बस इतना याद रखिए, अगर पूछ ले कि रासायनिक अपक्रिया जो थी उसकी पहचान क्या है, रासायनिक अपक्रिया की पहचान क्या है, उसमें क्या होगा, अवस्था बदल जाएगा जो भी इससे पहले चर्चा किए हैं, और रंग में परिवर्तन होगा, गैस निकलेगा और तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक है, यही हो सकता है, ये उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन ये आ सकता है, हम इसको इम्पोर्टेंट चलिए मान दिए। चलिए छोटा सा है तो आपको तुरंत याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है उसको देख लेते हैं। इसमें अगर देखें तो आपको कोई इसमें कुछ तो है नहीं। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। और इसमें भी आपको कोई पेपर में नहीं आने वाला है, ये भी पेपर में नहीं आने वाला है, और ये आ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है, इसीलिए हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दिए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया को आपको समझना है। जो संयोजन अपक्रिया होता है कि दो अभिकारक हों या अभिकर्मक हों या दो से अधिक हों। जब दो या दो से अधिक होते हैं अभिकर्मक या अभिकारक, तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ एक ही पदार्थ बनाएंगे, एक ही पदार्थ बनाते हैं। जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया और उसके साथ अगर हम लोग देखें और चीनी हो गया, या फिर साथ साथ में नींबू का रस हो गया, सब मिलाएंगे तो एक शरबत ही बनेगा। ठीक है, एक शरबत ही बनेगा। तो एक ही पदार्थ बन रहा है, एक ही उत्पाद बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा सा आप ध्यान लीजिए, दे दीजिएगा। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ से लेकर के इतना आपको लिखना है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, यही आपका संयोजन अपक्रिया में हो जाएगा, उदाहरण सहित जब पूछेगा तो। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी बहुत शोषी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार पेपर में आता है, हर बार ये पेपर में आता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इस प्रश्न पे आप पूरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पे पूरा ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि ऊष्माक्षेपी की बात किया रहा है, जब कोई भी अगर हम लोग रिएक्शन करें, अभिक्रिया करें, अगर कोई भी उत्पाद बन रहा है, ठीक है, कोई भी उत्पाद अगर बन रहा है तो उसमें क्या निकले, उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकले, उसके साथ साथ क्या निकले, ऊष्मा भी निकले। अगर ऊष्मा भी अगर निकलता है, ठीक है,
उष्मा भी अगर निकल जाता है तो इसका मतलब वह कौन सी क्रिया कहलाएगी, आपकी उष्मा क्षेपीय क्रिया। अगर कि जब किसी भी अभिक्रिया के साथ साथ अगर उष्मा का भी निर्माण होता है तो वह उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। और एक आता है उष्मा शोषीय, जिसमें उष्मा को सोख लेना, अब्जॉर्व कर लेना, इस प्रकार से। इसका मतलब जिसमें उष्मा उत्पन्न नहीं हो, क्रिया तो होगा लेकिन उष्मा उत्पन्न नहीं होगा, उस प्रकार से उसमें को हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से लेकर के ये एक उदाहरण तक आपको तैयार रखना है, एक उदाहरण तक आपको तैयार रखना है। और उष्मा क्षेपी के साथ उष्मा शोषी का भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना संयोजन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट था। तो वियोजन अभिक्रिया में आपको ये इतना आपको देखा जाए तो ये इतना आपको बना लेना, ठीक, यही इतना आपको लिख लेना, इतना बनाकर कब लिख लेंगे। जैसे कह रहा कि यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। जो संयोजन अभिक्रिया पिछला था उसमें कह रहा कि दो रहे या दो से अधिक रहे वह क्या करेगा, एक ही उत्पाद बनाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो अभिकारक रहेगा या अभिकर्मक रहेगा उसी को तोड़ करके अलग अलग उत्पाद बनाएगा, छोटा छोटा उत्पाद बना देगा। ये नहीं कि इकट्ठे बनेगा। जब अब बताइए कोई भी चीज़ अगर टूटेगा तो वह कई खंडों में जाएगा, ठीक है, कई खंडों में जब जा रहा है इसका मतलब कई उत्पाद बनाएगा। तो किसके द्वारा बनेगा, उष्मीय वियोजन होगा या वैद्युत वियोजन होगा या तो प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन, उष्मीय वियोजन सब कुछ जोड़ दिया। उष्मीय का मतलब उष्मा का हीट करना पड़ेगा, और वैद्युत वियोजन का मतलब इसमें देखा जाए विद्युत को प्रवेश करना पड़ेगा, विद्युत को प्रवेश करके तोड़ना पड़े। और प्रकाशीय वियोजन मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से उसको वियोजित किया जाए, तोड़ा जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। जो पेपर में आने वाला है सिर्फ उतना ही हम बताएंगे, उतने सिर्फ आपको याद करना, और ज़्यादा बड़ा भी आंसर नहीं, छोटा छोटा आंसर हमने बनाया है जिससे कि आप तैयार कर सकें, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें उष्मीय वियोजन अभिक्रिया ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उष्मीय वियोजन लेड नाइट्रेट नहीं, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये सब पेपर में नहीं आने वाला, ठीक। अगर आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ है उष्मीय वियोजन। अभी उष्मीय का मतलब हमने बोला उष्मा दे करके बनाया, तोड़ा जाता है, ठीक। तो आता नहीं, ये आएगा नहीं, कन्फर्म नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न अगला देखते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा तीसरे नंबर पे, यहाँ पे रहे विस्थापन अभिक्रिया, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें आपको इसमें क्या करना है, विस्थापन का मतलब होता है कि अगर दो एलिमेंट है, ठीक है, इसमें जिसकी सक्रियता अधिक होगी, अभिक्रियाशील जो अधिक रहेगा वह कम क्रियाशील धातुओं को क्या करेगा, वह तोड़ देगा उसमें से। मान लेते हैं इसमें देखा जाए Fe जो है, यहाँ Fe दिख रहा है, यहाँ CuSO4 है। तो Fe जो होता है, Fe जो होता है वह Cu से, यानी कि लोहा जो होता है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु होता है। इसीलिए लोहा क्या करेगा, इसको लात मार के भगा देगा। लात मार के भगाने का मतलब SO4 से इसको क्या कर देगा, SO4 से वह तोड़ देगा। जब SO4 से तोड़ देगा तो और SO4 से क्या करेगा, फिर ये लोहा जो है अपने जुड़ जाएगा। जब अपने जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। बड़ा चालाक है, क्यों, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कम क्रियाशील धातु को तोड़ देता है। तो किस इस प्रकार से है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देगा, यानी कि निकाल देगा, तोड़ के निकाल देगा, उसको हटा देता है वहाँ से। उसके इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। आप लेसन बाय लेसन अगर चाहेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन हर लेसन में आपको मिल जाएगा जो इम्पोर्टेंट होगा। और 5 से 7 क्वेश्चन अगर हम बता रहे हैं तो उसी में से, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, ये फिक्स है। क्योंकि कोई भी आज तक फिक्स नहीं बता सकता है कि कितने प्रश्न हम जो बता रहे हैं क्या एकदम राइट टू राइट यही आएंगे। अगर इतना बता देते हैं तो बोर्ड पेपर होने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए कि हम जितना बता रहे हैं 5 से 7 क्वेश्चन बताएंगे हर लेसन से, तो उसमें से 2 से 3 आएगा, ये फिक्स है, बाहर ही नहीं आएगा। अगर 5 से 7 अगर याद कर लिए हैं तो उससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान में आप रखिए, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अगर हम लोग चलें तो कौन सी अभिक्रिया आएगी, तो एक यहाँ दिख रहा होगा द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन आपको दिख रहा, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप केयरफुली थोड़ा सा एक
नज़र में देख लीजिएगा, एक नज़र में आप देख लीजिए, ठीक है, एक नज़र में आप देख लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे चलते हैं। हाँ, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखा जाए जो उपचयन और अपचयन जो दिख रहा है, उपचयन और अपचयन ये सब इससे बहुविकल्पी आ जाता है, बहुविकल्पी आ जाएगा या रिएक्शन आ जाएगा। कह रहा उपचयन जो होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो इसका मतलब अगर मान कोई भी रिएक्शन किया जा रहा है, अगर उस रिएक्शन में उस पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन अगर बढ़ रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है, ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया को हम बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। कुछ इस प्रकार से देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर है। तो उसके बाद यहाँ अपचयन की बात किया जाए, उपचयन हो गया। अपचयन में क्या होता है? कह रहा है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, इसका सेम विपरीत, इसका विपरीत एकदम चलना होगा। अगर इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो इसको बोलेंगे अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, उसको उपचयन। तो इस प्रकार से हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट में आता है। और इसके बाद रेडॉक्स अपक्रिया भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा कि रेडॉक्स अपक्रिया को अगर पहचान करना है कैसे जाने, कह रहा कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरी अपचयित होती है, यानी उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं। तो ये उपचयन और अपचयन, अगर आप इसको ऊपर वाले को याद किए तो रेडॉक्स अपक्रिया ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ इसके उदाहरण हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, रेडॉक्स अपक्रिया में इतना सिर्फ आपको तैयार रखना है, ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया में इतना तैयार रखना है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको समझ लीजिए। और इसके आगे हम लोग चलते हैं, अगला जो है लास्ट देखते हैं, लास्ट में आपको क्या इम्पोर्टेंट मिलता है, ठीक, ये रही लास्ट। तो ये इससे आगे अब नहीं है। अब इसमें अगर हम बात करें तो कौन सा इम्पोर्टेंट है, देखा जाए जो संक्षारण होता है, संक्षारण तो आता नहीं है, लेकिन हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ, बहुविकल्पी से हो सके प्रश्न उठ जाए तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये कह रहा कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। अगर देखा जाए जो लोहा होता है, अगर खुले में लोहा को रख दिया जाए, ठीक है, लोहा को खुले में रख दिया जाए तो उसमें ऑक्सीजन और जब हाइड्रोजन दोनों यानी कि नमी भी अगर उसमें आ जाता है तो ऑटोमेटिक वो ख़राब होने लगता है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस पर चादर लगाई जाती है, पॉलिश पेंट भी लगाया जाता है, ठीक है, पेंट लगाकर सुरक्षित किया जाता है। अविकृत गंधिता का मतलब ये है, अगर कोई भी चीज़ें हैं, मान लेते भोजन ही है, अगर भोजन को खुले में रख दिया जाए और वह जब ऑक्सीजन के संपर्क में जब आएगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उसमें से गंध आने लगेगी, वह गंध के रूप में बदल जाएगा, उसी को बोला जाएगा विकृत गंधिता, ठीक है, कुछ इस प्रकार से था। ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको एक झलक देखने की थी तो बस बता दिए। और अब चलते हैं, एक बार आपको हम गिनवा देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट एकदम थे, ठीक है, उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए, इसको नॉर्मल आप समझिए, ये नॉर्मल है आपके लिए, ठीक है, ये नॉर्मल था। अब इसमें देखते हैं, इसमें आपको देखा जाए तो दो ऐसे हैं, एक पांचवा, ठीक, ये अपचयन और उपचयन, और उसी से मिलता जुलता रेडॉक्स अपक्रिया जो उसी से मिलकर बना हुआ रेडॉक्स अपक्रिया का। इसका मतलब दोनों जिसमें ज्वाइंट हो, अब उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया को मिलाकर जो अपक्रिया होती है वही तो होता है रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात हो गई। ये इसको एक समझिए, ठीक है, क्योंकि दोनों एक के चीज़िया है, बस थोड़ा सा ये रिएक्शन आपको लिखना है अलग, ठीक। अब आते हैं अगले में, एक हो गया। दूसरे नंबर पे देखा जाए, दूसरे नंबर पे यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया जो दिख रहा है, द्विविस्थापन अपक्रिया माने तो 2 नंबर पे इस पे हमने मान लिया, ठीक, 2 नंबर पे इसको मान लिया। फिर अब आते हैं इसके आगे, तो विस्थापन अपक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है, तो विस्थापन अपक्रिया मान लेते हैं ये 3 नंबर पे, ठीक, 3 नंबर पे हो गया। फिर आगे चलते हैं, फिर इसमें हमने बोला इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उतना खास, खाली आपको पढ़ने की ज़रूरत थी, अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे 3 हो चुका है, ये वियोजन अपक्रिया, ये 4 हो गया, ठीक। और उसके बाद ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी होता है, ये इसको हम लोग मान लिए 5, इसको मान लिए 5। अब इसके आगे आते हैं,
इसके आगे की बात करें तो संयोजन अभिक्रिया हो गया, 5 हुआ था, 1 6 हो गया, ठीक, ये 6 हो गया। फिर इसके आगे अगर हम लोग चलें तो इधर हमने बोला कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस वीडियो में एक है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमने ये जो रासायनिक अपक्रियाओं को पहचान कैसे किया जाएगा, रासायनिक अपक्रिया है तो इसको 1/2 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आधा हिस्सा उधर है तो 1/2 मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग इधर चलें, एक यहाँ पर है 1/2, इसको अगर मान लें, ठीक है, 1/2 इसे मान लेते हैं, टोटल 1 हो गया, यानी कि 6 उधर था, टोटल 7 क्वेश्चन। हमने बोला 6 से 7 क्वेश्चन में से आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो इस लेसन से आने वाला है, वो लेसन से इस लेसन से जो आने वाला है वो इसी में से आएगा। तो आज की वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताएं, इसको एक आप कॉपी बना लीजिए, 10-20 का कॉपी बना लीजिए, उसी में आप लेसन बाय लेसन आप लिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक लेसन में, उससे ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि उसी में से सभी प्रश्न आने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर इससे ज़्यादा अगर आप सोचते हैं कि इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है, एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इसी के अनुसार से आपको सिर्फ इतना जितना हम बता दिए हैं उतना आप रट लीजिए एकदम। 100 में 100% गारंटी है कि उतने में से उतना ही आएगा, 100% गारंटी, ठीक है। ये नहीं कि हम आपको बता दिए, क्वेश्चन बता दिए, 6-7 क्वेश्चन लगवा दिए और इसमें क्या कोई भी ना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आएगा तो आएगा, ये निश्चित है। और अगर आपको विश्वास नहीं, ये सभी प्रश्न हैं जितना हम बताए हैं, आप प्रीवियस ईयर जो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था उससे आप मैच करवा लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हाँ ये सभी प्रश्न पिछले साल भी पूछे गए थे इनमें से। तो इन सभी को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा जो सेकंड चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, सेकंड चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे उसको बताया जाएगा। और बाकी अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो लेसन बाय लेसन हम इसी 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर लेसन बाय लेसन एक एक हेडिंग बाय हेडिंग को समझा करके आपको हम पूरा सॉल्व करवा सकते हैं। पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तीनों का तीनों बता रहा हूँ कि 15 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। 15 दिन में यानी कि 15 वीडियो में आपका पूरा साइंस ख़त्म कर सकता हूँ इसके 15 दिन में। आप जैसा कमेंट करेंगे उसी प्रकार से आपको वीडियो मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो मेरे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।